हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। ओके, जिसमें हमारे लास्ट क्लास में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिन चल रहा था और उसमें हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो कंप्लीट कर लिया था और रिएक्शन विद मेटल्स वो भी कंप्लीट हो गया। ओके, अपने आज की क्लास में हम पहले पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन क्या रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एरिन्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कोई सब्स्टिट्यूएंट अगर प्रेजेंट है ग्रुप में, ठीक है, तो अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट पहले से प्रेजेंट है तो वो उस हेलोइन का रिएक्टिविटी मतलब वो कैसे एक्ट करेगा, मतलब एक रिएक्शन टुवर्ड्स एक्टिव रहेगा या नहीं रहेगा वो हम देखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पहले हमने लिया क्लोरोबेंजीन, उसका रिएक्शन किया विथ NaOH 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर में। ओके, ये कौन सा रिएक्शन होने वाला है? ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाला है जो इन जनरली हेलो एरिन्स में नहीं होता। हेलो एरिन्स में जनरली नहीं होता। कब होता है? जब इन ड्रास्टिक कंडीशन, टेम्परेचर देख रहे हो ना हम कितना बड़ा लिए हैं 623 केल्विन और प्रेशर भी जो है वो 300 एटमॉस्फेयर है। तो ऐसे ड्रास्टिक कंडीशन में ही क्या हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है। क्या रिएजेंट लिए है? NaOH। यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या है? OH माइनस। तो न्यूक्लियोफाइल आएगा तो क्या होगा, यहाँ से जो हाइड्रोजन एटम है क्लोरीन वो निकल जाएगा और OH आके वहां पे लग जाएगा। ओके, देखो ये रहा हमारा बेंजीन रिंग, क्लोरीन चला गया और लगा यहाँ पे OH, बन गया हमारा फिनॉल। ठीक है, अभी क्या करेंगे, अभी हम अच्छा ये तो पता है कि बेंजीन रिंग में क्या क्या पोजीशन होता है विथ रिस्पेक्ट टू सब्स्टिट्यूएंट। मान लो यहाँ पे कोई भी एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, ठीक है, इमीडिएट नेक्स्ट में जो पोजीशन है उसका नाम होता है ऑर्थो पोजीशन। ओके, ये है 1 पोजीशन और ये है 5 पोजीशन। 1 और 5 जो है वो है ऑर्थो पोजीशन। उसके नेक्स्ट सेकेंड और फोर्थ, ये दोनों क्या है? ये दोनों है मेटा पोजीशन और एग्जैक्ट ऑपोजिट जो है वो है पारा पोजीशन। तो पढ़े हुए हो सारा 11th में। ओके, तो ऑर्थो हो गया, मेटा हो गया, पारा हो गया। अभी हम क्या करेंगे, अभी ये ऑर्थो में, मेटा में या पारा में कहीं पे हम एक सब्स्टिट्यूएंट पहले से लगा देंगे। ओके, और देखेंगे तब न्यूक्लियोफिलिक अटैक में क्या होता है, उसका इजीनेस बढ़ता है या उसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है, क्या होता है हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो पहले क्या करेंगे, ये तो हो गया हमारा क्लोरोबेंजीन इन जनरल। अभी क्लोरोबेंजीन लेंगे, ठीक है, और पारा पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप लगाएंगे, NO2 ग्रुप। उस कंडीशन में क्या होगा, वही NaOH देंगे तो यहाँ पे भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब NO2 का कुछ नहीं होगा, Cl माइनस बन के निकल जाएगा और OH माइनस आएगा न्यूक्लियोफाइल बन के और Cl की जगह पे लग जाएगा। NO2 जहाँ पे था जैसे था अभी भी वहां पे वैसे ही रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन में चेंजेस हो रहा है। क्या? पहले कितना था 623 केल्विन, अभी ये टेम्परेचर चेंज होके 443 केल्विन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। अभी भी OH लगाएंगे, पारा पोजीशन में पहले लगाया था नाइट्रो ग्रुप, अभी पारा में लगाएंगे, ऑर्थो में भी एक नाइट्रो ग्रुप लगाएंगे और उसका रिएक्शन करेंगे विथ NaOH। ठीक है, अभी जो प्रोडक्ट निकलेगा क्या होगा, यहाँ पे भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होगा। मतलब NO2 ग्रुप जो जैसा है वहां रहेगा और जो OH ग्रुप, सॉरी यहाँ पे क्लोरीन लगना था, जो क्लोरीन ग्रुप है वहां से क्या क्लोरीन निकल के कौन अटैच हो जाएगा, OH अटैच हो जाएगा। ठीक है, और NO2
जैसा था वैसा ही रह गया। लेकिन यहाँ पे भी टेम्परेचर में कुछ चेंजेस होंगे, ठीक है। यहाँ पर पहले 623 था, फिर 443 बना, अभी क्या बनेगा, अभी बनेगा 368 केल्विन। कुछ चेंजेस दिख रहा है, दिख रहा है ना, क्या हो रहा है, टेम्परेचर जो है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वन, अभी क्लोरोबेंजीन में दोनों ही ऑर्थो साइड में नाइट्रो ग्रुप, पारा में भी नाइट्रो ग्रुप, वही रिएक्शन करेंगे प्लस NaOH, तो क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्लोरीन निकल के OH लग जाएगा और NO2 ग्रुप पहले जहाँ पे जैसे था अभी भी वहां पे वैसे ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे हीट का क्या कंडीशन है, टेम्परेचर का, यहाँ पे लिखेंगे 1। मतलब क्या हो रहा है, समझने का कोशिश करो। देखो पहले जब कोई भी ग्रुप नहीं था, ओनली क्लोरीन एटम प्रेजेंट था, उस टाइम में 623 केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेयर देंगे इन ड्रास्टिक कंडीशन, वो केमिकल रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो हो रहा था, ओके। अभी हमने क्या किया, अभी पारा ग्रुप में कुछ लगा लिया, क्या लगा लिया, NO2 लगा लिया, तो उसको लगाने के बाद क्या हुआ, टेम्परेचर जो 623 में था वो अभी 443 पे आ गया, मतलब थोड़ा कम हो गया। इससे क्या पता चलता है, जो ड्रास्टिकनेस है रिएक्शन का वो कम हो रहा है, मतलब जितना ज्यादा हमें देना चाहिए था टेम्परेचर, उससे थोड़ा कम में हो जा रहा है। मतलब ये जो रिएक्शन है ये ऊपर वाले रिएक्शन से थोड़ा इजियर कंडीशन में हो जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अभी क्या है, अभी ऑर्थो पारा दोनों में लगा हुआ है। अभी जो रिएक्शन हमारा हुआ, कहाँ पे था ये, ऑर्थो में था। अभी हमारा जो रिएक्शन हुआ वो क्या हुआ, ऑर्थो और पारा दोनों पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप रहा, तभी टेम्परेचर फिर 443 से कम होके 368 केल्विन बन गया। मतलब अभी जो रिएक्शन है वो और इजियर है, किससे, हमारे सेकेंड रिएक्शन से और इजियर है, ओके। नेक्स्ट अभी क्या किया हमने, दोनों ऑर्थो ग्रुप में एक पारा ग्रुप में लगा लिया नाइट्रो, ठीक है। अभी ये रिएक्शन के लिए कंडीशन क्या है, अभी ये रिएक्शन वार्म करने से हो जाएगा, जस्ट थोड़ा सा हीट देंगे और वो हो जाएगा, ओके। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि अगर हाइलो एरिन्स है और वहां पे ऑर्थो और पारा क्या क्या पोजीशन ली है, ऑर्थो और पारा पोजीशन ली है ना। ऑर्थो और पारा पोजीशन में अगर कोई ग्रुप लग रहा है, कौन सा ग्रुप, NO2 ग्रुप के जैसा। NO2 ग्रुप के जैसे का मतलब क्या है, NO2 ग्रुप के जैसा मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो रहा है कहाँ पे, ऑर्थो और पारा पोजीशन में, तो रिएक्शन जो है वो इजियर होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मतलब जैसे हमारा नाइट्रो ग्रुप हो गया और COH हो गया, CHO हो गया, CN हो गया, ये सारा ग्रुप रहा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्थो और पारा पोजीशन में, तो रिएक्शन इजियर होगा। लेकिन अगर ये ग्रुप्स मेटा पोजीशन में रहा तो रिएक्टिविटी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर ऑर्थो पारा में रहेगा तभी इजियर होगा, और रिएक्टिविटी अगर मेटा में पोजीशन रहा उस ग्रुप का पोजीशन, तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये इस एग्जाम्पल से ये समझ में आ जा रहा है, ठीक है ना। पहले ये एग्जाम्पल को लिख लो, फिर हम डिस्कशन उसका रीजन जो है वो डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ओके। लिखो, हो गया क्या, मिटाते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर लिया है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे NO2 ग्रुप लगाएंगे,
कहाँ पे लगाएंगे? ऑर्थो हो सकता है, मेटा हो सकता है, पारा हो सकता है, कहीं एक जगह पे लगा के हम कुछ समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पारा में ये ग्रुप जो है वो लगा लेते हैं। तो ये NO2 ग्रुप है जो कैसे लगता है, एक साइड में डबल बॉन्ड O रहता है और एक साइड में सिंगल बॉन्ड O माइनस रहता है। अभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बनाना है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो पता है कैसे होता है, क्लोरीन का लास्ट क्लास किए थे। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में, बॉन्ड कॉर्नर में। तो यहाँ पे क्लोरीन पे आ गया डबल बॉन्ड और क्योंकि उसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है बॉन्ड को, तो क्लोरीन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज और ये बॉन्ड जो है वो भी कॉर्नर में शिफ्ट हुआ है। बाकी का बॉन्ड जो जैसा है वैसे रहेगा। ठीक है, और अभी नीचे तो है हमारा NO2, वो तो रहेगा एज सच। अभी ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड जो है वो कॉर्नर में आएगा। ठीक है, कॉर्नर मतलब कार्बन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। नेक्स्ट Cl प्लस एज सच रहा। ये जो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आया, यहाँ पे बॉन्ड बन गया। यहाँ पे जो बॉन्ड था वो क्या है, इस कॉर्नर के इलेक्ट्रॉन के ऊपर शिफ्ट हो गया। यहाँ पे बॉन्ड पहले से था और NO2 एज सच रहा। ओके, नेक्स्ट अभी फिर दो चेंजेस लास्ट क्लास बताए थे, एक साथ दो चेंजेस हमें दिखाना है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुआ, बॉन्ड देगा। अभी ये डबल बॉन्ड जो है वो टूट के इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, कॉर्नर के कार्बन के ऊपर। नेक्स्ट अभी डबल बॉन्ड Cl प्लस, ये एज सच रहा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ मतलब यहाँ पे बॉन्ड आ गया, कॉर्नर पे इलेक्ट्रॉन है और NO2 यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, फिर दो शिफ्टिंग शो करेंगे। दो शिफ्टिंग क्या शो करेंगे, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में आया और ये डबल बॉन्ड फिर चला गया, मतलब क्या हुआ, बॉन्ड ब्रेक होके इलेक्ट्रॉन जिससे क्लोरीन से आया था वापस क्लोरीन के पास चला गया। और जो फाइनल हमारा स्ट्रक्चर है वो क्या है, ये नीचे बना लेते हैं। फाइनल स्ट्रक्चर है बॉन्ड यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और Cl। ठीक है, और नीचे एंड डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O माइनस। ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इनका नंबरिंग हमें रोमन लेटर्स में, रोमन न्यूमेरिकल्स में करना है। ओके, अच्छा, तो अभी हमने ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाया है ये क्यों बनाया है, ठीक है, क्यों बनाया है, क्योंकि देखो क्या हो रहा है यहाँ पे हमें चेक करना है कि इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी जो है वो कौन कौन से पोजीशन में रह रहा है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट में तो कहीं पे इलेक्ट्रॉन है नहीं, बेंजीन रिंग के बारे में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो है नहीं कहीं पे, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है, कहीं पे है, कौन सा पोजीशन है, ऑर्थो। यहाँ पे है कौन सा पोजीशन, पारा। यहाँ पे है कौन सा पोजीशन, अगेन ऑर्थो, और बाकी कुछ में नहीं है। इसका मतलब बेंजीन रिंग में अगर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन चलता रहा तब ऑर्थो और पारा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी जो है वो ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो हमारा जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल रिंग की तरफ आता है ना। न्यूक्लियोफाइल का चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का चार्ज जो है वो माइनस है। जो भी न्यूक्लियोफाइल आएगा कोई भी, उसका चार्ज रहता है माइनस। जो हमने इसके पहले पढ़ा वहां पे क्या था, OH माइनस था, इसके स्टेप पहले वाले एग्जाम्पल में। ओके, तो यहाँ पे अगर न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल आने के लिए उसे क्या चाहिए, उससे चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन, ये जो बेंजीन रिंग है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच रिंग है। तो इलेक्ट्रॉन रिच रिंग क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल जो नेगेटिव है उसको रिपेल करता है, पास आने ही नहीं देता। ओके, तो अगर हम जहां पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा है, कहाँ पे है, ऑर्थो एंड पारा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा है, अगर हम वहां पे एक ऐसा ग्रुप लगाते हैं जो रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, उस केस में बेंजीन रिंग का जो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच प्रॉपर्टी है वो कम हो जाएगा। आया समझ में,
बेंजीन रिंग का क्या प्रॉपर्टी है, वो इलेक्ट्रॉन रिच है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल को अपने पास आने नहीं देता है, वो रिपेल करता है। ठीक है, अगर हम बेंजीन रिंग के उसी जगह पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ऑर्थो पारा ऑर्थो, उस जगह पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे नाइट्रो हुआ, सियानो हुआ, एसिड ग्रुप हुआ, अल्डिहाइड ग्रुप हुआ लगा देंगे, तो वो क्या करेंगे ना, रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने को ट्राई करेंगे। ठीक है, अगर वो विड्रॉ करने को ट्राई करेंगे, उस केस में क्या होगा, उस केस में बेंजीन रिंग के ऊपर नेगेटिव जो ये है क्या इलेक्ट्रॉन रिच प्रॉपर्टी है, वो नेगेटिविटी कम हो जाएगा। अगर नेगेटिविटी कम होगा तो आराम से न्यूक्लियोफाइल आएगा और क्लोरीन निकल जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पे अटैच हो सकेगा। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, आया समझ में। इसीलिए पहले हमने जब क्लोरोबेंजीन लिया था और वहाँ पे OH ग्रुप जो है वो क्या हो रहा था, हमारा रिप्लेस हो रहा था, वो बहुत ड्रास्टिक कंडीशन था। जब ऑर्थो पारा पोजीशन में हमने नाइट्रो ग्रुप लगा दिया तो क्या हुआ, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन वो विड्रॉ कर लिया, तो अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए थोड़ा इजी हुआ, तो थोड़ा कम टेम्परेचर में हो गया रिएक्शन। अभी नेक्स्ट में हमने क्या किया, पारा और ऑर्थो दोनों में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया। उस केस में बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी और थोड़ा कम हो गया, अभी न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना और थोड़ा इजियर हो गया, तो टेम्परेचर कम हो गया और थोड़ा 368 बन गया। ठीक है, नेक्स्ट में दोनों ऑर्थो और पारा तीन पोजीशन में हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, मतलब बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन जो है डेंसिटी वो काफी कम हो गया। क्योंकि काफी कम हो गया तो अभी जो बाहर से न्यूक्लियोफाइल आएगा उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्लोरीन इजीली निकल जाएगा और वो आके वहां पे लग जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा रीजन कि व्हाई वी आर प्रिफरिंग ऑर्थो एंड पारा पोजीशन एंड फॉर अटैचमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्लियर। नेक्स्ट, मेटा पोजीशन में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लगा रहे हैं क्या, नहीं लगा रहे हैं। मेटा पोजीशन में अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगाएंगे तो क्या वो हमारे लिए हेल्पफुल होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। क्या मेटा पोजीशन में सब्स्टिट्यूएंट लगाने से हमारा जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है क्या वो इजियर हो पाएगा? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि हमारा काम क्या है, मतलब हमारा एम क्या है कि हमें जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा के। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहाँ पे है, ऑर्थो और पारा में है। मेटा पोजीशन में कहीं पे इलेक्ट्रॉन है क्या, देखो सारा जो मेटा पोजीशन है वो खाली है, कहीं पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा नहीं है। इसका मतलब अगर हम मेटा पोजीशन में लगा भी देंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो वो हमारा बेंजीन रिंग का जो क्या है ये नेगेटिव जो कैरेक्टर है वो इलेक्ट्रॉन का रीच है, वो प्रॉपर्टी को कम करने में वो कुछ भी हेल्प नहीं करेगा, वो एज सच रहेगा। इसलिए मेटा पोजीशन में हमें नहीं लगाना है, कहाँ लगाना है, ऑर्थो एंड पारा पोजीशन में। ये ध्यान रखो, अगर ऑर्थो एंड पारा पोजीशन में हमने लगा दिया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो क्या होगा, हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजी हो जाएगा। ठीक है, ऊपर से निकल गया हमारा हैलोजन एटम और वहां पे आके क्या जो न्यूक्लियोफाइल है वो आके अटैच हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा लिख लो इसको। हो गया, मिटाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है ये वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो बेंजीन रिंग है, यूजुअली जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है वो मोस्टली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आज अभी हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा हेलोआरिन्स है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए कितना ससेप्टेबल है, कितना वो एक्सेप्ट कर सकता है इस रिएक्शन को। ठीक है, एग्जाम्पल वही क्लोरोबेंजीन ही लेंगे। बेंजीन रिंग हो गया, बेंजीन रिंग में क्या अटैच है, क्लोरीन एटम अटैच है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, दो चीजें होते हैं। ठीक है, दो चीजें क्या है,
इसमें जो पहला चीज है वो है कि क्लोरोबेंजीन जो है वो हमारा जो क्या है क्लोरीन एटम है, यहाँ पे लिख लेते हैं, वो उसका -I इफेक्ट रहता है। ठीक है, -I इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है वो रिंग से। ठीक है, वो -I इफेक्ट रहने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से वो विड्रॉ कर देगा। अगर इलेक्ट्रॉन को वो विड्रॉ करता है तो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। ओके, तो बेंजीन रिंग में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रहा है तो बाहर से जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन सीकिंग, जो जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, नीड्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो अगर बाहर से आएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ही बेंजीन रिंग में कम हो जाएगा, तो क्या इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग को अटैक कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि चार्ज तो नेगेटिव रहता, वहां से पॉजिटिव आता तो इजीली अटैक करता। अभी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जा रहा है, क्यों, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है ड्यू टू इट्स -I इफेक्ट। ओके, इसलिए उसको अटैक करना इलेक्ट्रोफाइल को डिफिकल्ट रहेगा। ये रहा एक चीज। नेक्स्ट पॉइंट जो है, ये हमारा था फर्स्ट पॉइंट। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है +M इफेक्ट और +R इफेक्ट। इसमें क्या होता है, जो हमारा बेंजीन रिंग है उसमें हमेशा डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता रहता है, पता है, हमेशा रेजोनेंस चलता रहता है। उससे क्या होता है, वो जो रेजोनेंस इफेक्ट उनका शो होता है उससे ऑर्थो एंड पारा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी जो है वो ज्यादा रहता है। ठीक है, आया समझ में। इसके पहले हम करके दिखाए कि ऑर्थो एंड पारा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा रहता है। अगर ऑर्थो एंड पारा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहा तो उस पोजीशन में इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक करना उसके लिए इजी होगा। क्यों, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन उसको कहाँ मिल रहा है, ऑर्थो एंड पारा पोजीशन में, तो वो इजीली आके वहां पे अटैक कर सकता है और इजीली बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, तो अभी इस कंपाउंड में दो चीजें हो रहा है विच इज ऑपोजिट टू ईच अदर। क्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना डिफिकल्ट हो रहा है। सेकेंड चीज +M इफेक्ट और +R इफेक्ट। ऑर्थो एंड पारा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन रह रहा है और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आके उस पोजीशन में अटैक करना उसके लिए इजी हो रहा है। ठीक है, ये दोनों फैक्टर्स दे अपोज ईच अदर। और फाइनली क्या होता है, हमारा जो +M इफेक्ट वो डोमिनेट करता है ओवर -I इफेक्ट। +M इफेक्ट का जो पावर है वो ज्यादा रहता है, इसलिए ऑर्थो एंड पारा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन रहेगा और इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा। ठीक है, कहाँ पे अटैक करेगा, ऑर्थो एंड पारा पोजीशन में। बाकी मेटा पोजीशन में वो अटैक नहीं कर सकता क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल जो जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये है हमारा बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग मतलब क्लोरीन को ही तो हम एग्जांपल ले रहे हैं, क्लोरोबेंजीन को, उससे कोई एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, क्लोरोबेंजीन में कौन कौन से जगह पर चाहिए इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ऑर्थो में, पारा में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, तो बेंजीन रिंग क्या है, बेंजीन रिंग जो है उसको इलेक्ट्रॉन रीच है। ठीक है, उसको क्या चाहिए, वहां पे उसको उस जगह पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक जो है वो इजीली हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर ऑन ऑर्थो एंड पारा पोजीशन। इसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल तो आ गया, इलेक्ट्रोफाइल आके क्या था, क्लोरोबेंजीन था, कहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा, ऑर्थो, आइदर दिस साइड और दिस साइड, दोनों का मीनिंग सेम है। एंड पारा, पारा मीन्स एग्जैक्ट ऑपोजिट। तो ये है हमारा ऑर्थो प्रोडक्ट और ये है हमारा पारा प्रोडक्ट। ओके, तो दोनों
आइदर ऑर्थो हो सकता है या पारा हो सकता है या फिर दोनों हो सकता है, मैक्सिमम केस में दोनों ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ऑर्थो एंड पारा प्रोडक्ट हो गया। अभी क्वेश्चन है कि इनमें से मेजर कौन है कौन माइनर है, ठीक है। मेजर माइनर के लिए हमें क्या चाहिए, हमें स्टेबिलिटी चेक करना चाहिए कि कौन सा कंपाउंड जो है वो ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। थोड़ा सोचते हैं कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है और क्यों है। देखो यहाँ पे जो ऑर्थो प्रोडक्ट होता है वो माइनर होता है और जो हमारा पारा प्रोडक्ट है वो मेजर है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऑर्थो प्रोडक्ट माइनर होने का रीजन क्या है, फर्स्ट रीजन स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली नेक्स्ट कार्बन एटम पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो रहा है तो दोनों ग्रुप पास पास रहेंगे तो वो जगह पे क्राउडनेस जो है वो ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर आता है जो स्टेबिलिटी को कंट्रीब्यूट नहीं करता। और पारा में देखो एक ऊपर रहा एक नीचे रहा तो क्या है, हमारा जो स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं हो रहा है, अलग अलग दोनों रह रहे हैं, ठीक है। तो वो स्टेबिलिटी को कंट्रीब्यूट करता है। स्टेरिक हिंड्रेंस ऑर्थो प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा सिमेट्री। सिमेट्री मतलब सिमेट्री में देखो एक साइड में है, साइड में लग के और एक ग्रुप है। सिमेट्री एक वहां पे है और एक नीचे है तो दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है तो एक सिमेट्री मेंटेन हो रहा है। तो सिमेट्री मेंटेन होने से स्टेबिलिटी ज्यादा होता है और यहाँ पे क्योंकि सिमेट्री मेंटेन नहीं हो रहा है तो पारा के कंपैरिजन में जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्या, ये हो गया स्टेरिक हिंड्रेंस हो गया, सिमेट्री हो गया। नेक्स्ट है रिपल्सन। रिपल्सन बिटवीन ग्रुप्स। यहाँ पे क्या होता है, रिपल्सन बिटवीन ग्रुप्स में अगर ऑर्थो पोजीशन में दोनों ग्रुप पास पास रहे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। अगर रिपल्सन होगा तो उनका एनर्जी लेवल हाई हो जाएगा। एनर्जी हाई हुआ मतलब क्या है, स्टेबिलिटी डिक्रीज होता है। और पारा पोजीशन में क्या होगा, दोनों ग्रुप डिफरेंट एग्जैक्टली ऑपोजिट पोजीशन में है तो वहां पे कोई भी रिपल्सिव फोर्सेस जो है वो ऑपरेट नहीं करेगा। और अगर रिपल्सिव फोर्सेस नहीं हो रहा है तो ऑफ कोर्स उसका एनर्जी लेवल नॉर्मल रहेगा और स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। इसलिए हमेशा पारा प्रोडक्ट जो होता है वो मेजर होता है और ऑर्थो प्रोडक्ट जो होता है वो माइनर होता है। ओके, आया सबको समझ में? लिख लो इसको। हो गया, मिटाते हैं। तो ये था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एक्सप्लेनेशन। अभी उसका एग्जांपल करेंगे। ओके, बिट 1 सब्स्टिट्यूशन बाय Cl क्लोरीन एटम से, ठीक है, हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे। इस प्रोसेस का नाम है हैलोजिनेशन। क्लोरीन एटम नहीं लिखते, एक से लिख लेते हैं, कोई भी हो सकता है, हैलोजिनेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, क्लोरोबेंजीन को ही एग्जाम्पल लेंगे सबके लिए। क्लोरोबेंजीन प्रेजेंट है, उसका रिएक्शन हमें करना है विद Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ओके, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन है, इलेक्ट्रोफाइल है Cl प्लस क्लोरोनियम आयन। ओके, अगर Cl प्लस निकला, क्या निकला, इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल आपके कहाँ अटैच होगा, ऑर्थो में एक और में और पारा में एक। इसका नाम क्या होगा,
बेंजीन और ये हो गया हमारा पारा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, अभी देखते हैं ये जो इलेक्ट्रोफाइल Cl+ है वो कैसे जेनरेट हुआ। हमारे पास क्या है, Cl2 है, Cl2 मतलब Cl सिंगल बॉन्ड Cl प्लस AlCl3। यहाँ पे क्या होता है, एक क्लोरीन एटम क्या है अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है। एक क्लोरीन एटम अगर अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया तो बाकी जो बचा उसका इलेक्ट्रॉन तो चला गया, इस फर्स्ट क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन चला गया तो वो बना Cl+। और यहाँ पे जिसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया वो क्या बना, Cl-। अभी ये Cl- आके AlCl3 के साथ लग जाता है और AlCl4- फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो अभी हमारा अटैक करने के लिए कौन रहा, अटैक करने के लिए Cl+ रहा। ठीक है, वो कैसे अटैक करता है, ये हमारा क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर और पता है H मतलब हर कार्बन में कॉर्नर का एक एक हाइड्रोजन एटम अटैच है तो यहाँ पे भी अटैच है। ठीक है, तो पहले क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है। जब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाता है। जब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया तो इलेक्ट्रॉन तो रह गया, कहाँ पे रहा, ऑर्थो पोजीशन में रहा। और अगर जब पारा से निकलेगा पारा पोजीशन में रहेगा, उस केस में यहाँ पे जो माइनस था उस जगह पे कौन आया, Cl+ आया और Cl+ आके यहाँ पे लग गया। ठीक है, ये क्या निकला हमारा क्लोरो ऑर्थो प्रोडक्ट। उसी तरह ऐसे अगर हम निकालेंगे फिर फाइनली अगर यहाँ पे क्लोरीन है, इस हाइड्रोजन को हम निकाल लेंगे और यहाँ पे क्या रहा, नेगेटिव चार्ज रहा। अभी क्लोरीन एटम आके यहाँ पे अटैक करेगा, क्लोरोनियम आयन जो है इलेक्ट्रोफाइल हमारा वो आके पारा पोजीशन में अटैक करेगा, तो यहाँ पे बन गया हमारा पारा प्रोडक्ट। ऐसे होता है रिएक्शन। ठीक है, तो ये देख लो कैसे रिएक्शन होता है। इससे आगे हम ये रिएक्शन को और बार बार नहीं लिखेंगे, कैसे इलेक्ट्रोफाइल निकल रहा है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन जो है सिर्फ उस स्टेप को पढ़ेंगे। ओके, लिख लो। क्या मिलाते हैं, नेक्स्ट है नंबर 2 नाइट्रेशन। वो था क्या हाइड्रोजनेशन, ये है हमारा नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होता है, क्लोरोबेंजीन लेंगे, ठीक है, उसका रिएक्शन हम करेंगे विथ सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल निकलता है वो इलेक्ट्रोफाइल है NO2+, दैट इज नाइट्रोनियम आयन। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल है, आएगा कौन से पोजीशन में लगेगा, एक लगेगा ऑर्थो में और एक लगेगा पारा में। तो क्लोरीन ऑर्थो पोजीशन में लग गया प्लस, अभी नेक्स्ट क्या है, कहाँ लगेगा, पारा पोजीशन में। ठीक है, तो अभी देखेंगे कि ये जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो कैसे जेनरेट हो रहा है। ठीक है, कैसे जेनरेट होगा, हमारे पास क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड ये रहा सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड का एक हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से चला जाता है। ठीक है, वो अगर चला जाएगा तो बाकी क्या बचा, HOS डबल बॉन्ड O, नीचे डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O माइनस रहा और यहाँ पे H प्लस रहा। ठीक है, हमारे पास और क्या प्रेजेंट है, नाइट्रिक एसिड HNO3, N डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, अभी ये H+ जो है
उसके पास इलेक्ट्रॉन कम है और इलेक्ट्रॉन के ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो अभी ये ऑक्सीजन जो है वो अपना लोन पेयर H+ को डोनेट करेगा। करने से क्या बनेगा, N डबल बॉन्ड O H। अभी H+ आया, H+ को ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। ठीक है, अभी क्या है बताए थे, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया कौन, ऑक्सीजन डोनेट किया, तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। बताए थे पहले भी, अगर कहीं पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बन रहा है और दो साइड में दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो वहां से ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके एज वाटर मॉलिक्यूल वो निकल जाता है। क्यों निकल जाता है, क्योंकि ये वाला जो ग्रुप लगा हुआ है दैट इज वेरी अनस्टेबल। ठीक है, तो स्टेबिलिटी के लिए ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके -H2 होके चला जाता है। बाकी कौन बचा अभी यहाँ पे, O डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। तो ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन ले गया, अभी नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज आ गया पॉजिटिव, और इसको हम डायरेक्टली बोलेंगे NO2+ जो है हमारा इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो अभी ये इलेक्ट्रोफाइल आया, क्या करेगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम है H+ वो चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन रहा, उस इलेक्ट्रॉन को NO2+ अटैक करेगा, यहाँ लगेगा। अभी पैरा पोजीशन में जो हाइड्रोजन है जब वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाएगा, यहाँ पे क्या बना, नेगेटिव बना, माइनस चार्ज, उसी माइनस चार्ज को NO2+ आके अटैक करेगा और यहाँ पे लग गया। आया समझ में, लिख लो इसको। हो गया, मिटाते हैं। नंबर 3 जो है वो है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होता है, SO3H ग्रुप लगता है कहाँ पे, बेंजीन रिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेंगे क्लोरोबेंजीन, जिसमें हमें क्या करना है, हमें रिएक्शन करना है विद सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा ग्रुप लगेगा बोल रहे हैं, SO3H। तो ऑर्थो पोजीशन में SO3H लगा और एक लगा हमारा पारा पोजीशन में, यहाँ पे क्लोरीन था, यहाँ पे SO3H लग गया। ठीक है, इस केस में इलेक्ट्रोफाइल कौन है, जिससे Cl लग रहा था तो Cl+ था, नाइट्रोनियम लग रहा था तो NO2+ था, SO3H लगेगा तो क्या बन जाएगा वो SO3H+। ठीक है, यही है ना, ये बिल्कुल भी रॉन्ग है। SO3H जो है वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता। ठीक है, लेकिन किसी जगह पे अभी ये भी चल रहा है कि नहीं SO3H+ जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या इलेक्ट्रोफाइल है, और उसको लेके मैकेनिज्म भी बताया जा रहा है, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है SO3। ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अच्छा, अभी क्वेश्चन ये आ सकता है माइंड में कि SO3 है, पॉजिटिव चार्ज उस पर नहीं है, तो वो इलेक्ट्रोफाइल कैसे बना, यही है ना। तो हमने 11th में पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्यों चाहिए, आइदर उसका चार्ज पॉजिटिव रहेगा इसलिए उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, और उसका जो ऑक्टेट जो है सेंट्रल एटम का वो कंप्लीट नहीं हो रहा है। ठीक है, उसी केस में भी उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। ओके, तो जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रोफाइल का चार्ज पॉजिटिव रहे, वो न्यूट्रल भी हो सकता है, जो यहाँ पे है दैट इज SO3। अभी देखते हैं ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है। हम क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे। ठीक है, H3O+ निकलेगा प्लस HSO4- निकलेगा प्लस SO3 निकलेगा, तो ये है हमारा इलेक्ट्रोफाइल। ओके, तो ये जो SO3 है, तो फिर ये H कहाँ से आ जा रहा है, H तो लग रहा है ना, वो कहाँ से आ जा रहा है, वो वही बेंजीन रिंग का ही H है। ठीक है, क्या होता है देखते हैं। हम पहले क्या करेंगे, पहले हम क्लोरोबेंजीन लेंगे, ये हो गया हमारा क्लोरोबेंजीन। ओके, तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, कौन से पोजीशन में होगा, ऑर्थो या पैरा पोजीशन में होगा। हम ऑर्थो पोजीशन को लेके समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑर्थो पोजीशन में SO3 आएगा। पहले H था,
वो चला गया। ठीक है, चले जाने के बाद यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे ये बचा क्या, माइनस चार्ज बचा। तो इस नेगेटिव चार्ज के पास आएगा SO3 और यहाँ अटैच होगा। क्यों? क्योंकि SO3 को इलेक्ट्रॉन चाहिए। समझ में आया? यहाँ पे H अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया, तो वो इलेक्ट्रॉन है अभी यहाँ पे, ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन के पास कौन आया, SO3। तो इलेक्ट्रॉन तो पहले से प्रेजेंट है, तो यहाँ पे SO3 का चार्ज है जो वो माइनस बन गया। जैसे इलेक्ट्रॉन था NO2 प्लस आया, माइनस था प्लस आया, तो वो न्यूट्रल बना, ठीक है, NO2 बना। लेकिन यहाँ पे हमारे पास SO3 के पास प्लस चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है और पहले से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, तो अच्छा इसको और थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। हाइड्रोजन चला गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रह गया। ठीक है, अभी इस जगह पे SO3 आया जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और क्लोरीन तो गैस लगा हुआ है, इस जगह पे SO3 लगा, लेकिन माइनस पहले से था, तो यहाँ पे माइनस चार्ज बन गया। अभी क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन जो निकला था ना, अभी वो तो चला गया, H3O प्लस है। H3O प्लस क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटॉन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, H प्लस प्रोवाइड करता है, तो वो H प्लस प्रोवाइड करेगा। किसको प्रोवाइड करेगा, SO3 माइनस को H प्लस प्रोवाइड करेगा। SO3 माइनस था, H प्लस आया, माइनस प्लस न्यूट्रल हो गया, SO3 के साथ H अटैच हो गया, तो ऐसे बना हमारा ऑर्थो प्रोडक्ट। ठीक है, तो जिस तरह ऑर्थो प्रोडक्ट बना, उसी तरह हमारा पारा प्रोडक्ट भी बनेगा। आया समझ में? ओके, लिख लो। ओके, मिटाते हैं। नेक्स्ट है फ्रीडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। अल्काइलेशन मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप। ठीक है, क्या होगा, यहाँ पे वही क्लोरोबेंजीन लेंगे, क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हमें करना है, किसके साथ करना है, CH3Cl लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ओके, इस केस में क्या होगा, जब क्या एल्यूमिनियम क्लोराइड यहाँ पे सॉरी CH3Cl से रिएक्शन होगा, उस केस में हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो बन जाता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, CH3 प्लस। तो क्लोरीन तो लगा हुआ है, अभी क्या होगा, ऑर्थो पोजीशन में इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे CH3 प्लस आके अटैक किया। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन और कहाँ पे है, पारा प्रोडक्ट में है, तो अभी पारा पोजीशन में भी आके CH3 अटैक किया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, ऑर्थो एंड पारा प्रोडक्ट, किसका, फ्रीडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन का। ठीक है, अभी क्या करना है, देखेंगे इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है। CH3Cl प्लस AlCl3, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है, तो मिथाइल के पास इलेक्ट्रॉन कम हो गया, वो बना CH3 प्लस, और ये Cl माइनस जाके AlCl3 के साथ लग जाता है, जो है AlCl4 माइनस। अभी ये जो मिथाइल का जो प्लस वाला आयन है, इलेक्ट्रोफाइल है, वो आके ऑर्थो में भी अटैक करेगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, और पारा में भी अटैक करेगा क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाला, और इसके नेक्स्ट में अभी जो पढ़ेंगे वो वाला, लिख लो इसको। हो गया, हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट रिएक्शन है वो है फ्रीडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है,
यहाँ पे CH3COCl के साथ रिएक्शन करना पड़ता है, जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है हमारा COCH3 प्लस, जिसका नाम है एसाइलियम आयन। ओके, वही इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस Cl3 रिएक्शन होता है। तो एज हम सबको पता है कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आके कहाँ लगेगा, ऑर्थो पोजीशन में कौन लगा, COCH3। ओके, और फिर कहाँ पे लगेगा, पारा पोजीशन में, वो क्या है CO, यहाँ पे भी COCH3 लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। इसका नाम क्या है, इसका नाम है ऑर्थोक्लोरोएसीटोफेनॉन, और यहाँ पे ये नाम क्या है, पाराक्लोरोएसीटोफेनॉन। मैंने सारे रिएक्शन में कंपाउंड का नाम नहीं लिखा है, ये एज्यूम करके कि आप लोगों को 11th से पता है कि नेमिंग किसका क्या होगा। ठीक है, तो कैसे कौन से ग्रुप अटैच होगा वो देखो, नेमिंग खुद से करना है प्रोडक्ट का, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, वो लग जाएगा, और एक तो स्टेटमेंट इसके ऊपर लिखना है। हो गया। अभी देखेंगे इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है। CH3COCl प्लस AlCl3, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, बाकी कौन बचा, CH3CO प्लस, और वो माइनस किसके साथ आके लग गया, AlCl3 के साथ, और वो बना AlCl4 माइनस। ठीक है, तो अभी CH3CO जो एसाइलियम आयन है वो हमारा इलेक्ट्रोफाइल बन गया। कहाँ पे अटैक करेगा, वो अटैक करेगा ऑर्थो में, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और कहाँ अटैक करेगा, पारा में, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फ्रीडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडेलक्राफ्ट असाइलेशन। ओके, लिख लो इसे। हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो है क्या, हेलो अल्केन्स और एंड हेलो एरिन्स चैप्टर, वो यहाँ पे हमारा खत्म होता है। ठीक है, तो अभी हमें करना क्या है, जो जो पढ़े हो वो सारा रिएक्शन अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और जितना भी नेम रिएक्शन है उसको कॉपी में अलग से एक साथ लिखना है। क्यों, क्योंकि हमने जो पढ़ा है वहाँ पे क्या है, सारों को मिला जुला के पढ़ा है, नेम रिएक्शन है, बिना नेम रिएक्शन भी है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे जो नेम रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कॉपी में अलग से सारे नेम रिएक्शन को लिखना है अगेन। बहुत सारे है ना, कॉलमैन, गटरमैन, हमारा सेंट मेयर, और यहाँ पे जैसे फ्रीडेलक्राफ्ट, एसाइलेशन, अल्काइलेशन, बहुत सारे हैं, उज रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, उज फिटिक रिएक्शन, ये सब है, तो सबको अलग से लिखना। हॉफमैन एमोनोलाइसिस, हॉफमैन एमोनोलाइसिस क्या है, जैसे एमोनियम मिथाइल क्लोराइड है, एमोनिया आया, क्या लगा, CH3NH2, वहाँ पे फिर से आया CH3NH CH3, पढ़े हो ये वाला रिएक्शन। फिर और एक मॉलिक्यूल रिएक्ट किया, CH3N CH3CH3, फिर और एक रिएक्ट किया, क्या, N के चारों तरफ CH3 लग गया, बीच में पॉजिटिव आयन लग गया, क्वाटरनरी जो एमोनियम कंपाउंड था। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है वो नाम है हॉफमैन एमोनोलाइसिस रिएक्शन, जो पढ़े हुए हो। ओके, तो ये सबको लिख लेना है कॉपी में, अच्छे से प्रैक्टिस करना। बाकी जो है और कुछ नहीं है, बस यही है, और बाकी हम क्या करेंगे, वहाँ पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो उसका वीडियो अलग से आएगा। क्वेश्चन एक रहेगा बोर्ड के एग्जाम को ऊपर फोकस करके एक वीडियो बनेगा क्वेश्चंस का, और अलग वीडियो बनेगा जो जेईई और नीट के ऊपर फोकस करके वो सारे क्वेश्चन वहाँ पे रहेंगे। ठीक है, तो आपको ये सारा पढ़ाई अच्छे से कंप्लीट करना है, उसके बाद वो क्वेश्चंस भी करना है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे।